माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, प्रश्न श्री संयम लोढ़ा। प्रश्न संख्या 266। भाग 1। जिला महिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर में जिला इदारा के चयन हेतु जनसंपर्क निदेशालय के माध्यम से समाचार पत्र में जारी विज्ञप्ति के बाद कुल 5 संस्थाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा सवाई माधोपुर का जिला इदारा हेतु जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की अनुशंसा के आधार पर चयन किया गया। संस्था के उद्देश्य एवं संविधान की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। नंबर 2, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा सवाई माधोपुर की मार्च 2000 तक निम्नानुसार राशि स्वीकृत की गई। वर्ष 1997 राशि 50,000, योजना इदारा विभाग जिला महिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर। 97-98 1,61,000 इदारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य के हेतु। 97-98 2 लाख राजगीर योजना महिलाओं के समूह के प्रशिक्षण के क्रम में। 98-99 1 लाख इदारा योजना चिकित्सा विभाग के लिए ममता किट का निर्माण। 98-99 3,75,000 द्वाकरा योजना ममता किट निर्माण। 99-2000 50,000 इदारा योजना कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण। भाग 3। परियोजना निदेशक जिला महिला विकास अभिकरण सवाई माधोपुर द्वारा निर्मित कराए गए ममता किट से संबंधित कार्यों में विभागीय अंकेक्षण दल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की जांच निदेशालय के स्तर से कराई गई थी। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट पर संलग्न है। नंबर 4, प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या यह सही है कि जिला इदारा के रूप में जिस संस्था का चयन किया जाए उसके लिए 3 वर्ष पूर्व का पंजीयन व ऑडिट रिपोर्ट होना आवश्यक है। जिला महिला विकास अभिकरण की तत्कालीन अध्यक्ष जसकौर मीणा ने जिस जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा का प्रस्ताव किया उसकी अध्यक्ष जसकौर मीणा स्वयं थी और उक्त संस्था का पंजीयन व ऑडिट की जो 3 वर्ष की शर्त है वो पूरा नहीं करती थी। इसके अलावा ममता किट्स का जो निर्माण करना था वो उन गरीब बीपीएल की महिलाओं का जो द्वार का समूह बना है उसके द्वारा किया जाना था, लेकिन आप जसकौर मीणा ने अपनी उस जेबी संस्था को वो काम दिया और लाखों रुपए की राशि का दुरुपयोग किया। अब आपके विभाग ने उसकी जांच भी करवाई। अब आपने ये कहा है अंतिम खंड के उत्तर में कि एफआईआर दर्ज करने के मामले में गुणावगुण के आधार पर फैसला किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि संयुक्त विधि परामर्शी क्या कहते हैं कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ममता किट्स तैयार करने हेतु राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा एक प्राइवेट संस्था को राशि किन नियमों एवं किन शर्तों पर दी गई। फिर वो कहते हैं अंत में यदि गबन किया गया है तो जांच की जाकर क्या फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर आपके डायरेक्टर क्या लिखते हैं इस मामले में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, even then it would need to be examined whether an FIR could be lodged against a sitting MP without seeking the permission from the Honorable Speaker of the Lok Sabha. On this issue, it will be better to seek opinion from Law Department. और Law Department ने क्या कहा वो मैंने पढ़ दिया। अब जब ये फाइल अंतिम चरण पे आती है
तो राजस्थान सचिवालय सेवा के अधिकारी जो उप सचिव स्तर के हैं वो क्या लिखते हैं सरकार के लिए, द ओनली ऑप्शन विच इज अवेलेबल टू द गवर्नमेंट इज टू टेक ए डिसीजन अबाउट filing of an FIR. Even in this direction, all the pros and cons have to be taken into account with respect to the fact that Srimati Jaskor Meena is now a member of the Central Council of Ministers. In her position as the Minister of State for the Ministry of Human Resource Development Department, आप एक कांस्टेबल पकड़ा जाता है, आप उसको सस्पेंड कर देते हैं, आप उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जब ये घोटाला प्रमाणित हो गया कि उन गरीब महिलाओं के लाखों रुपए की राशि दुरुपयोग की गई, आपके अधिकारी असहाय पा रहे हैं कि वो एक केंद्र की बड़ी नेता है, उसके खिलाफ कैसे FIR लॉन्च करवाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सरकार जवाबदेह पारदर्शी शासन देना चाहती है, उस सरकार के मंत्री इस मामले में FIR दर्ज करवाने को तैयार है कि नहीं? इस मामले में FIR दर्ज करवाएगी कि नहीं सरकार? मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं। सुन लो भाई, सुन लो, केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ सुन लो मामले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 12/5/95 को, उसको आपकी आज्ञा से मैं पढ़ दूं। जिला विकास में अभिकरण के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम अनुसंधान हेतु महिला विकास की गतिविधियों से जुड़ी हुई ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्हें उक्त गतिविधि के संचालन का 3 वर्ष का अनुभव हो एवं महिला विकास की गतिविधियों में रुचि रखती हो, वे अपने आवेदन पत्र 25/5/95 में पढ़ ली, पहले सुन लीजिए। 25/5/95 तक प्रगति रिपोर्ट एवं गत 3 वर्षों के अंकेक्षण रिपोर्ट व अन्य ब्यौरा सहित अभिकरण कार्यालय में 6 राजनगर मान टाउन समाई माधोपुर में प्रस्तुत करें ताकि सर्वश्रेष्ठ संस्था का चयन महिला विकास संबंधित कार्यों में योगदान किया जाए। ये जब विज्ञप्ति निकली उसके बाद में वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर ने एक संस्था जो कि जयपुर की थी उसको ये इदारा के तहत काम देने हेतु रिकमेंड किया। रिकमेंड करके वो फाइल यहाँ पड़ी रही। उसके बाद यहाँ से लिखा गया कि चूँकि ये संस्था जयपुर की है, यथासंभव आप ऐसी संस्था ढूंढिए ताकि वो सवाई माधोपुर की। उसके बाद वहाँ पर विचार किया गया। 5 संस्थाओं ने, जैसा मैंने इसमें निवेदन किया है, 5 संस्थाओं ने आवेदन किया। कलेक्टर ने एग्जामिन करने के बाद वहाँ से इस संस्था का नाम रिकमेंड किया। आप चाहें तो ये नोट शीट है, नोट शीट में रिकमेंड करके ये बात सही है कि उस समय तत्कालीन PDB जसकौर मीणा जी थी। और जैसा कि मैंने आपको ये जो इसमें इस संस्था के जो ये विधान पत्र हैं, संघ विधान पत्र, इसके विधान पत्र में भी जो पत्रावली साथ में है उसमें भी जो कार्यकारिणी है उसके अंदर अध्यक्ष भी श्रीमती जसकौर मीणा जी हैं। परंतु जो कलेक्टर ने रिकमेंड किया उसमें ये लिखा है, द ओनली एजेंसी डायरेक्टली डीलिंग विद द वुमेन्स डेवलपमेंट इस जनजाति महिला, द नेम में बी रिकमेंडेड। ये कलेक्टर ने रिकमेंड करके ही भेजा यहाँ निदेशालय में और निदेशालय द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। हालांकि माननीय सदस्य की एक बात से मैं सहमत हूँ कि इस संस्था का रजिस्ट्रेशन 30 मार्च 94 को ही हुआ था। तो जब संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ तो नेचुरली जब ये रिकमेंड किया गया तब इस संस्था ने 3 वर्ष पूरे नहीं किए। मैंने आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहा है कि इस घोटाले के संबंध में आप FIR दर्ज करवाएंगे कि नहीं। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। सीधा प्रश्न है। जिस महिला ने ममता किट में घोटाला किया, महिला राजगीर योजना में घोटाला किया, जिला इदारा योजना में घोटाला किया, महिला चेतना योजना में घोटाला किया, महिला स्वयं सहायता समूह में घोटाला किया, महिला समृद्धि योजना अंतर्गत अनियमितता की, वो खुद ही पीड़ित थी। सारी अनियमितताओं के लिए वो जिम्मेदार है। अंकेक्षण डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, कौन उसके खिलाफ कार्रवाई करता? ये सारे घोटाले होने के बाद भी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहती? जिन गरीब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा देते हैं, उस गरीब महिलाओं का, BPL के महिलाओं का पैसा ये नेता खा जाते हैं। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। अब जब मालूम साबित हो गया कि 15 पैसे भी नहीं पहुंच रहे, तब भी आप कार्रवाई नहीं करना चाहते? माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के धन के दुरुपयोग का ये गंभीर मामला है। उन गरीब और निर्धन महिलाओं के हकों का पैसा खा गए ये, हर योजना के अंदर इन्होंने घोटाला किया माननीय अध्यक्ष महोदय। आप केंद्र सरकार और ये मंत्री होने की वजह से डर रहे हैं, उनके दबाव में आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, अरे आप शोर क्यों मचा रहे हैं? अनावश्यक रूप से जो क्वेश्चन है उसका जवाब आ जाए, बात खत्म हो गई। आप शोर मचा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। सरकार से राज्य सरकार क्या भयभीत है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहती है। सारे कांग्रेसी नेताओं ने गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, उसकी जांच करवाएंगे क्या? करवाइए, हमें कहाँ आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस संस्था का चयन तत्कालीन जिला कलेक्टर की रिकमेंडेशन पर हुआ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद अपने उत्तर में कहा है, पूरे परीक्षण के पश्चात जिला कलेक्टर ने संस्था का आप तो ये बता दो जसकौर मीणा के खिलाफ एफआईआर करेंगे या नहीं करेंगे? जांच पेंडिंग है और ये बात करें दोषी महिला के खिलाफ कार्रवाई चाहते कार्रवाई नहीं चाहते, जो केंद्रीय मंत्री से कार्रवाई नहीं चाहते, चारों तरफ उन्होंने घोटाले करे। ऐसे से उनका नैतिकता पे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज की बात सुन के आप जसकौर मीणा से इस्तीफा मांगेगा तुरंत, और सरकार एफआईआर अफसोस की बात है अध्यक्ष महोदय, महिला विकास पीढ़ी ने कोई संस्था अगर एफआईआर कराओगे या नहीं कराओगे? आप मिली नहीं है, इस आधार पर जिला कलेक्टर ने इस संस्था को काम एफआईआर कराओगे या नहीं कराओगे? अध्यक्ष महोदय, एक जनजाति महिला की संस्था कलेक्टर के पास कोई विचार नहीं था। दूसरी कोई संस्था मिली नहीं, तत्कालीन जिला कलेक्टर को जब दूसरी संस्था मिली नहीं, उन्होंने खुद ने रिकमेंड किया तत्कालीन जिला कलेक्टर ने किसी संस्था से काम लिया जाए, और जब संस्था को काम मिल गया तब ये राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो तो सरकार थी, मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ यहाँ पर आरोप लगाकर चर्चा करना बहुत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है। जनजाति महिला प्रेसिडेंट से जो सदन में उपस्थित रही है, ये क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर की अनुमति से कोई काम दिया हुआ है? बीपीएल परिवार की महिलाओं का हक छीनने वाली माननीय अध्यक्ष महोदय, एफआईआर कराओगे या नहीं कराओगे इन खिलाफ ये बता दो। एक जनजाति महिला जो सदन में उपस्थित रही है, आज कितने अफसोस का विषय मान्य का विषय माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकी जांच पूरी हो चुकी है माननीय अध्यक्ष। ये सदन में एफआईआर रोज होगी क्या? एक जनजाति महिला जो सदन में उपस्थित रही है, उनके बारे में आपत्तिजनक तरीके से बोल रहे हैं। ये एमपी फंड के दुरुपयोग के मामले आपके रोकने के लिए आवश्यक है। मंत्री बड़े हैं, अपने खेत की 4 दीवारी करा दी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। आप उनको प्रमोट करके मंत्री बना दिया और बातें कर रहे हैं। जांच नहीं करवा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों का पैसा खा गए। हो गया तकलीफ में, 10 बार जांच कराओ, जांच करते रहो। उसकी एफआईआर रोज क्यों नहीं होती? माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े पैमाने पर गबन किया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। आप क्यों खड़े हो? ऐसे घोटाले, अध्यक्ष महोदय, 4 दीवारी कर दी, ऐसे घोटाले एक मंत्री नहीं हो रही, उसकी एफआईआर रोज क्यों नहीं हो रही? बड़े आज सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ेगा। एक तरफ आप कहते हैं आप सरकार देना चाहते हैं, अरे बेईमानी से सरकार देना चाहते हैं, और दूसरी तरफ गरीब महिलाओं के मामले में लाखों रुपए की लूट हुई है, आप लोग किसकी जांच कराओगे?
जांच कराओगे? FIR कोई मंत्री करवाएगा क्या? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इंक्वायरी इसकी भी करिए। रिकमेंड करो आप अध्यक्ष हम जो कह रहे हैं उसकी भी इंक्वायरी करिए। कितने कांग्रेसी विधायकों ने जमीन अलॉट की अपने रिश्तेदारों को? कितने विधायकों ने की? FIR लॉन्च करिए सारे उन विधायकों और मंत्रियों को। अध्यक्ष महोदय, गरीब महिलाओं के लाखों रुपए की लूट का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय। एक जनजाति महिला का माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक हाई कोर्ट का जज बैठे। FIR लॉन्च करो पहले अपने खिलाफ। माननीय सदस्य, जनजाति के महिला होने से उसको घोटाला करने की छूट है। आप उसके खिलाफ FIR लॉन्च करो। उसके नियमों के आधार में आई है। अरे नियमों के आधार से आई है। मजदूरी मिलनी चाहिए थी, वो मजदूरी नहीं मिली। ताबी जी को जेल भिजवा दिया गया आपने। हरिवाल जी को जेल भिजवा दिया गया आपने। इसलिए बोल रहे हो आप। जमीन अलॉट कर दी। एक विधायक धरने पर बैठ गया। आपके विधायक ने वहाँ पर मरणासन पड़ा हुआ। शर्म की बात है। FIR लॉन्च हो गई क्या? शिवनारायण नागर MLA को मारा गया, संरक्षण पीटा गया। आप FIR कराओगे या नहीं कराओगे? अध्यक्ष महोदय, शर्म की बात है। आप मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR लॉन्च करा रहे हो कि नहीं करा? FIR कराओ। गौशाला को गलत जमीन अलॉट हो गई। आप अपने मुख्यमंत्री को रेकमेंड करो। पहले मुख्यमंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए और धारीवाल साहब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाए। इस मामले में गलत जमीन अलॉट कर दी। आप एक ईमानदार मंत्री हो। हाई कोर्ट का एक जज इंक्वायरी करे इस मामले में। आप बैठिए। जी आप डायरेक्ट FIR कराते चुकी है माननीय अध्यक्ष महोदय, और FIR दर्ज करवानी चाहिए। विभाग के अधिकारी डर रहे हैं कि वो भारत सरकार में मंत्री है। विभाग के अधिकारी असहाय में और मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। शिवनारायण नागर विधायक को मारा गया, पीटा गया, गलत जमीन अलॉट हो गई गौशाला को। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया बैठिए। आप कृपया सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नाम तो होनी है। जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है। डायरेक्टर ने क्या कहा मैंने पढ़ के सुना दिया। लॉ डिपार्टमेंट ने क्या कहा मैंने पढ़ के सुना दिया। आपके जांच हो गई है। मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा पढ़ के सुना दिया। कराएंगे नहीं कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। कांग्रेस के एक विधायक को मारा पीटा गया। अरे तुम्हारे घरों में से है। 12 जिले में गलत जमीन अलॉट हो गई और वो जिनके खाना खाने गए वो खुद पार्टी से निकाले हुए। माननीय मंत्री महोदय, आप तो जसको जी मीणा के खिलाफ FIR दर्ज कराइए। भास्कर में आया है। शांतिलाल जी धारीवाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो। जिन्होंने गौशाला की जमीन 12 में मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने गए। भास्कर में आया, भास्कर में दैनिक भास्कर में आया। आप शर्षण दे रहे हो। हकीकत आया है, हकीकत आया। बात करो शिवनारायण जी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सिंह जी बीच में नहीं। श्रीमती जसकौर मीणा शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। उनका डेपुटेशन महिला बाल विकास विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर हुआ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर पद पर वो रहते हुए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हेतु एप्लीकेशन दी। वॉलंटरी रिटायरमेंट हेतु जब एप्लीकेशन दी तब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से सवाल ये नहीं है माननीय मंत्री महोदय, सवाल ये कि नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सदस्य पूरी स्थिति से मैं आपको अवगत हूं। मैं आप तो खाली ये बताइए कि ये जो फाइल आप एक बार मैं आपको ये और भी कई ये चोरी का घोटाला। एक ही प्रश्न में 20 मिनट निकल गए माननीय अध्यक्ष महोदय। और भी कई प्रश्न लगे हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। या तो हमारी तरफ से जिन सदस्यों ने ऐसे घोटालों में तो 1 घंटा निकल रहा, वो भी कम पोल खल रहे। आप तो मंत्री में बता दो कि केंद्रीय सरकार के एक मंत्री ने घोटाला किया है, राजस्थान के सरकार के मंत्री उस घोटाले को बचाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं लगे। वरना तो आप FIR गुण अवगुण हम तो जात में कई महीने हो गए, फिर गौण अवगुण क्या देख रहे हो? आपके अधिकारी डर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो जनप्रतिनिधियों पर से विश्वास उठ जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, सरकार के मंत्री घोटाला आपको इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसको FIR लॉन्च कराएं। न केवल इन्होंने इधरा में घोटाला किया बल्कि सांसद कोष के लाखों रुपए करोड़ों रुपए एमपी फंड का घोटाला किया है, करोड़ों रुपए का। अपने नाम से संस्था बनाकर अब इनके दस्तावेज क्या इसी करोड़ों रुपए के घोटाला से विधानसभा को राजनीतिक में बनाया जा रहा है। माननीय मंत्री जी आप बताएं, आप कृपया मैं आपकी जांच अभी पूरी हुई नहीं, जांच पूरी हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, आरोप लगा रहे हो। जांच पूरी हो चुकी है माननीय सदस्य, जांच पूरी हो चुकी है। इस पर्सन के माध्यम ये से जांच पूरी हो चुकी है, कार्रवाई होनी चाहिए। डायरेक्टर लिख रहा है FIR करवाओ, मैनेजर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहा है FIR करवाओ। फिर कौन सी जांच बाकी? डायरेक्टर सरकार से बड़ा है क्या? क्या है डायरेक्टर? सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, आपसे मांग नहीं कर रहे हैं माननीय सदस्य। घोटाला को बचाने में लगे हुए आप जो इस तरह से घोटालों को बचाने में लगे हुए हो। अध्यक्ष महोदय सरकार के सामने बार बार बात करें, डायरेक्टर कमजोर है क्या डायरेक्टर से? मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उनको जवाब देने दीजिए। वो सुन नहीं रहे, वो सुनना ही नहीं चाहते। ये तो इनको तो राजनीति करनी है, सुनना नहीं चाहते। बिना किसी तर्क की बात कर रहे हैं वो। एक रट पकड़ ली, FIR क्या होती है FIR? माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 दर्जन मंत्रियों के खिलाफ ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। श्री सिंह जी बैठिए, आप बार बार खड़े हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट हेतु पिछले चुनाव के पहले एप्लीकेशन दी। शिक्षा विभाग से जब वो अर्जी महिला बाल विकास विभाग के पास आई तो चूंकि वो जांच विचाराधीन थी, महिला बाल विकास ने NOC देने से इनकार कर दिया और एक पत्र शिक्षा विभाग को लिख दिया कि इनकी जांच चल रही है, इसलिए इनका VR एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात इन्होंने फिर शिक्षा विभाग को पता नहीं कब आवेदन किया और पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो VR शिक्षा विभाग ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें महिला बाल विकास विभाग से कोई NOC नहीं मांगी गई। इसलिए जहाँ तक मैंने पुराना रिकॉर्ड जो देखा तो मुझे उनके VR के प्रकरण में कहीं पर भी महिला बाल विकास विभाग ने कोई NOC जारी की हो, ऐसा कहीं भी कोई पत्र देखने को नहीं मिला। ये सवाल का है, चूंकि आप भाषण दे रहे हो, ये सवाल का है, ये इनरिलेवेंट बात कर रहे हैं, इनरिलेवेंट बात कर रहे हैं, सारी साफ से बताई जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल तो भ्रष्टाचार का है। एक जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार पे, ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। सवाल इस बात का है कि झूठ और बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सीधे केंद्रीय मंत्रियों के भ्रष्टाचार के जो कारनामे उनको सुनो तो उनके माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज श्रीमती जसकौर मीणा राज की सेवा में नहीं है। राज की सेवा में से जो कर्मचारी रिपोर्ट दर्ज कराओ, भ्रष्टाचार करके बाहर निकल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। अरे आप मिल तो नहीं गए कहीं उनसे? आप मिल तो नहीं गए कहीं उनसे, ये तो बता दो आप। कहीं जसकौर से मिल गए हो? ऐसी जो सेवा में पैसे खा गई और ऐसे दुष्ट आदमियों से बताओ, भ्रष्ट उनसे बताओ, नेताओं से। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को कौन नहीं बोलने दे रहा? 31 जनवरी 2003 को इनका मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन से बताओ, नेताओं से। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को कौन नहीं बोलने दे रहा? 31 जनवरी 2003 को इनका मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन को आप इसकी जानकारी दें, इसके खिलाफ घोटाला साबित हो गया है, इसके लिए आप FIR कराएंगे या नहीं, इसकी जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं, कौन नहीं बोलने दे रहा जो अपनी असहायता प्रदर्शित कर रहे हैं, इनका डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर 31 जनवरी 2003 को लिख रहा है, the only option which is available to the government is to take a decision about filing of an FIR। इस साल में लिख रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? क्यों राजस्थान की जनता को आप गुमराह करना चाहते हैं? आप राजस्थान की जनता को क्यों गुमराह करना चाहते हैं मंत्री जी?
FIR लॉन्च कराओ। इस साल में आपके अधिकारी लिख रहे हैं, इस साल के अंदर FIR लॉन्च कराओ। और आप हाथ में बोलो FIR लॉन्च वाले भी जा रहे हैं क्योंकि दोनों अध्यक्ष महोदय भ्रष्टाचार कार्रवाई नहीं की तो हमें सदन में धरना देना पड़ेगा। हमारी पार्टी संवेदनशील सरकार देना चाहती है, पारदर्शी सरकार देना चाहती है, जवाबदेह शासन देना चाहती है। नहीं पारदर्शी सरकार। डिसीजन मेकिंग पावर। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता के धन के उपयोग का ये बहुत गंभीर मामला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रयास जो किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर अपना विभाग अपना एक्शन लेगा। ये 1900 विधानसभा में कहना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग ने तो इसमें साफ लिखा है, डिप्टी सेक्रेटरी ने साफ लिखा है इसमें कि FIR दर्ज कराई। भ्रष्ट मंत्री है सबसे बस कौर मीणा। दूध के धुले नहीं हो। अध्यक्ष महोदय ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनको तो नहीं मना करें आप हमें। जो माननीय सदस्य सदन का सदस्य नहीं है, अध्यक्ष महोदय खिलाफ इस तरह के आरोप बिना कोई आधार पर आरोप लगाना, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करना, ये अध्यक्ष महोदय मैंने जांच पड़ी है। राजस्थान की गरीब जनता को न्याय दिलाओ। और ये FIR दर्ज कराएंगे। भ्रष्टाचार का मामला है। सेक्रेटरी ने साफ साफ लिखा है, आपको दबाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लाखों रुपए धन का दुरुपयोग पहले किया, फिर MP बोर्ड में धन का दुरुपयोग किया, और आज माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र में मंत्री लगे हुए करोड़ों रुपए की लूट होने की आशंका है। सवाई माधोपुर की जनता ने बहुत विश्वास के साथ उनको मौका दिया है और उन्होंने भ्रष्टाचार का आतंक मचा रखा है। पूरे सवाई माधोपुर की जनता आज भी भ्रष्टाचार के मामले में उनसे पूरी तरह प्रताड़ित है, परेशान है। हमारा निवेदन है सवाई माधोपुर की जनता का उनके खिलाफ शीघ्र एक्शन लिया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, MP कोटे में कितने पैसे का दुरुपयोग किया? अध्यक्ष महोदय ये पापों को छुपाने के लिए, कांग्रेस शासन के घोटालों को छुपाने के लिए और सरकार इसमें मंत्री को लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। पापों को छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये षड्यंत्र नहीं चलेगा। चोर गोतल को डांट रहा है अध्यक्ष महोदय। ये सब लोग मिले हुए हैं और इनकी पार्टी की हकीकत सामने आ चुकी है। सारे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। राजस्थान की मेरा निवेदन है आपसे सवाई माधोपुर की जनता की ओर से, सरकार में ऐसे भ्रष्टाचार का मामला जो उधार हो चुका है उसके खिलाफ मंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय सिर्फ ये बताया कि सरकार जसकोर मीणा के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का इरादा रखती है कि और मचाए शोर। तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। मंत्री बनी भ्रष्टाचार की रेवड़ियां उन्होंने अपने घर में बांटी भ्रष्टाचार का मामला है और रेवड़ियां आज भी बट रही है भ्रष्टाचार का। क्या रहे जवाब क्या है? सांसद घोष से अपनी रेवड़ियां अपने घर में बांट रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला अच्छी तरह से हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रताप सिंह चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाया था कि कन्यावत प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर ये सही बात रखते हैं तो सही तरह से पेश करें बात को। और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आपको दिक्कत कहाँ आ रही है अगर FIR दर्ज होती है? आपको दिक्कत कहाँ आ रही है FIR दर्ज होती है तो? और FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर मैं गलत होता तो मैं FIR दर्ज कराई जाए। और अगर ये गलत होता है फंसेंगे, दिक्कत कहाँ आई आपको? जसकोर मीणा के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। सरकार के बारे में विचार किया जाए। वॉलंटियर रिटायरमेंट की बात दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार पर ध्यान दे। राजस्थान सरकार इस पर मुकदमा दर्ज कराए। मंत्री थे इनको अपने गरीबान में झांक कर देखना चाहिए किसी पर आरोप लगाने से पहले। तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने मेरे खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी बुलाई। मैं अगर आपको बचाना चाहते हो, अगर FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने दी जाए और जांच होनी चाहिए। इसमें जांच दिक्कत कहाँ आ रही है? इन्होंने आरोप लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग उठा, आपने प्रोसीडिंग उठा
उसकी, जबकि आपके तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ने मेरे खिलाफ जुडिशरी इंक्वायरी करवा दी और सारे इंक्वायरी कराए भी है उन्हीं ने। एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैंने कहा था कि एफआईआर दर्ज कराइए। आप उनके विरोधी थे, इसलिए आप जुडिशरी इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। उनके षड्यंत्रों ने तो उन्होंने विश्वास को बचा दिया। और जब प्रजातंत्र में अगर कोई रहता है तो जन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष आप तो शिवचंडी माथुर के षड्यंत्र के तो गए, इसलिए बचे हो। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता है उसकी जांच, अध्यक्ष महोदय, अगर किसी प्रकार की अनियमितता हुई है उसकी जांच हो। अध्यक्ष महोदय मेरी बात है, जांच आप कराएं, जांच में अगर उनका दोष है उन्हें दंडित करें, किसी को कोई ऐतराज नहीं हो पाया। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे निवेदन, ये माननीय सदन से भी निवेदन करता हूँ, अगर कहीं कोई कमी रही, गलती रही, जांच हो, किसी को कोई ऐतराज नहीं, पर जांच की प्रक्रिया में संबंधित पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का, न्याय की एक अहमियत है, आवश्यकता है, उसे भी अपनी बात को कहने का मौका मिले और उस जांच की प्रक्रिया के जो भी स्टेप होते हैं उनको आप पूरा करने के बाद अगर आपको लगता है कि दोषी हैं, एफआईआर दर्ज करो, किसे ऐतराज हो सकता है, पर न्याय की प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। जिस समय वो राजनीतिक दृष्टि से, इस समय वो राजनीतिक दृष्टि से वो राज की सेवा में थी और राज की सेवा में रहते हुए ये उसने संगठन किया, उसके बाद है राजनीतिक जीवन तो उसका, और इसलिए मैं सोचता हूँ न्याय की प्रक्रिया में उसे भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। क्या आपने उस प्रक्रिया को पूरा किया? अगर उस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद हो तो मैं समझता हूँ केवल एक अधिकारी के किसी दबाव के कारण से ये लिख देना कि इनके खिलाफ केवल इतने से जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं होती। आखिर सुप्रीम कोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30/11/98 और 1/12/98 को यहाँ से एक जांच दल भेजा गया था जिसमें अतिरिक्त निदेशक थे, उप निदेशक थे और सहायक लेखाधिकारी थे। उसमें ये पाया कि जनजाति विकास संस्थान श्रीमती जसकौर मीणा की स्वयं की संस्था है, वे स्वयं इसकी अध्यक्ष हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उप संस्था को ये 98 में जो तीन सदस्यों की जो टीम गई थी, उन्होंने जो जांच रिपोर्ट 98 में जो प्रस्तुत की, सवाल ये था कि चयनित संस्था के उद्देश्य संविधान की प्रति और जांच की प्रति सदन की मेज पर रखा है। ये मैंने सदन की मेज पर जो प्रति रखी है, संस्था ने जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने की मांग की है। ये प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। माननीय विपक्ष के नेता ने जो सवाल पूछा कि जांच हुई कि नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जांच 98 में 3 व्यक्तियों की कमेटी पूरी करके आ गई। उसके आने के बाद क्योंकि माननीय जो अभी मंत्री जी हैं वो यहाँ से राज्य की सेवा से वीआर ले चुकी, वीआर लेने के बाद आज वो राज्य की सेवा में नहीं है, इसलिए जो जांच के तथ्य आए उसके ऊपर राज्य सरकार क्या कार्रवाई करे, किस प्रकार कार्रवाई करे, क्योंकि 2-3 मुद्दे सामने आए हैं। एक तो जैसा कि करें स्वयं की संस्था थी, वही पीडी थी और वही जो जनजाति महिला कल्याण समिति की अध्यक्षता थी, जो उनका जो संविधान पत्र है उसमें नंबर 1 श्रीमती जसकौर मीणा, पत्नी श्रीलाल जी मीणा, व्यवसाय राजकीय सेवारत, पूर्ण पता अनुराग निवास सवाई माधोपुर। अब ये खुद ही उस संविधान पत्र में खुद ही अध्यक्ष हैं, खुद ही पीडी हैं। अब ये बात उसके बाद में ध्यान में आई कि साहब इस तरह से उन्होंने कुछ काम किया, जांच हुई, जांच के बाद में जांच की तारीख बताते हैं 30/11/98 और माननीय विपक्ष के नेता, मैं आपको जो कलेक्टर सवाई माधोपुर ने जो पत्र लिखा है, ये आपका भाजपा का अंदरूनी झगड़ा है, इसमें हम लोग तो बीच में यूं ही घसीट रहे हैं। श्रीमती जसकौर मीणा का त्याग पत्र निर्धारित समयावधि में स्वीकार नहीं किया जब आपका राज था, और इसके कारण श्रीमती जसकौर मीणा यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकी। त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करने का कारण यह बताया गया कि श्रीमती जसकौर मीणा के खिलाफ ऑडिट आक्षेप बकाया है, क्योंकि श्रीमती मीणा श्रीमती नरेंद्र कुंवर, जो कि राज्य मंत्री महिला बाल विकास विभाग की थी, के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाली थी। अब आप आपस में लड़ो तो उसका हम क्या करें? उनके विभाग से त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जाने के कारण एक विवाद देने का अधिकार है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी सेवा निवृत्ति के बाद भी 4 साल के कार्यकाल में संबंधित सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच हो सकती है, उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होती है। मैं सदन की भावनाओं को देखते आश्वासन देता हूं कि इसकी तुरंत जांच करके और जिस निष्कर्ष पर सरकार आएगी। अभी श्री प्रताप सिंह सिंघवी ने विजेंद्र सिंह सूबा के संबंध में कहा
इसको मैं सदन की कार्रवाई से निकाल। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था हाँ बैठिए। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री नाथूलाल गुर्जर व डॉक्टर राम प्रताप सदस्य की ओर से नैनवा कस्बे में एक व्यापारी की पुत्र वधू का अपहरण तथा एक अध्यापक को लूटने की घटना के संबंध में श्री हीरा सिंह चौहान सदस्य की ओर से उपखंड कार्यालय बर के सहायक अभियंता के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों के संबंध में श्री हरिश्चंद्र कुंभावत सदस्य की ओर से कुचामन सिटी के वार्ड नंबर 25, 21 व 15 की विद्युत सप्लाई नहीं होने के संबंध में श्री मदन दिलावर सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत दड़ा तहसील अटूर में साक्षरता प्रेरक चयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं है यदि अनुमति देने में असमर्थ हूँ। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से सिरोही जिले के मंदिरों में चोरी घटनाएं लगातार होने के संबंध में श्री बाबूलाल सिंगारिया सदस्य की ओर से राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में श्री ज्ञानचंद पारक सदस्य की ओर से पाली शहर में आवास ऋण हेतु बजट उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में श्री रघुवीर सिंह गौड़ सदस्य की ओर से तहसील कोतपुतली के ग्राम पावला राजपूत में खनन कार्य बंद करने के संबंध में श्री ज्ञानदेव ओझा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के चिकित्सालयों में स्टाफ एवं औषधियों की व्यवस्था करने के संबंध में श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य की ओर से चूरू शहर में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज योजना प्रारंभ करने के संबंध में श्री रमजान खां सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र पुष्कर के ग्राम भावता में पेयजल की समस्या के संबंध में श्री संयम लोढ़ा। उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत सिरोही जिले के मंदिरों में चोरी की घटनाओं के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, निवेदन है कि सिरोही जिले के मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस इसमें कार्रवाई में पूरी तरह सफल साबित हुई है। इससे आम जनता में रोष व्याप्त है। अभी हाल शिवगंज तहसील के खंदरा में सांवलिया जी की अति प्राचीन प्रतिमा को चुरा लिया गया है। इससे कुछ दिन पूर्व ही पिंडवाड़ा तहसील के उंदरा गांव से देवी सरस्वती की अति प्राचीन प्रतिमा चुरा ली गई। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस को हरियाणा नंबर की इंडिका गाड़ी के नंबर भी दिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी तरह शिवगंज तहसील के जाडोली वीर में वावेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी भी पुलिस नहीं खोल पाई। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर इस चोरी को खोलने के लिए निवेदन किया था। उनके निर्देश पर विशेष पुलिस दल भी गठित किया गया, लेकिन चोरी नहीं खुली। इसी तरह जिले में दर्जनों अन्य चोरियां हुई जो नहीं खोली गई। प्राचीन देव प्रतिमाओं की चोरी से हमें गहरा आघात लगा है। ऐसा लगता है कि कोई अंतर्राज्यीय गिरोह जिले में सक्रिय है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि जिले में पुलिस की रात्रिकालीन गश्त को चुस्त किया जाए एवं विशेष पुलिस दल गठित कर इन चोरियों का पर्दाफाश कर देव प्रतिमाओं को वापस आम जनता को सुपुर्द किया जाए। श्री बाबूलाल सिंगारिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा पिछले 4 वर्षों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग को भरने के लिए जारी अनेक परिपत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लेकिन आज तक भी किसी भी विभाग ने इन परिपत्रों की पालना में बैकलॉग के पदों को भरने के लिए इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बैकलॉग रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 20 अप्रैल 2002 को दोपहर 2 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें वित्त मंत्री, सचिव मंत्री
कार्मिक मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री एवं मुख्य सचिव उपस्थित थे। बैठक में बैकलॉग रिक्तियों के संबंध में सभी विभागों के सचिवों द्वारा अवगत कराया गया था और ये भी निर्णय किया गया था कि 31 जुलाई 2002 तक सभी लंबित पदोन्नतियों कर दी जाएगी। इसके लिए जो भी तैयारी की जानी है उनके लिए समस्त सचिवगण तुरंत ही अपने अपने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित करके आवश्यक कार्रवाई चालू कर दें। लेकिन आज तक भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलॉग को नहीं भरा गया है और अब दूसरी 31 जुलाई आने वाली है। मैं राज्य सरकार का ध्यान पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर आदर किशोर की अध्यक्षता में गठित समिति की इन सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूँगा कि दिनांक 10/2/1995 से पूर्व में जितने भी अधिकारी एवं पदोन्नति आरक्षित वर्ग में की गई है। ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। माननीय नाथूलाल जी प्लीज। मैं राज्य सरकार का ध्यान पूर्व वित्त सचिव डॉक्टर आदर किशोर की अध्यक्षता में गठित समिति की इन सिफारिशों की ओर दिलाना चाहूँगा कि दिनांक 10/2/1995 से पूर्व में जितने भी अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति आरक्षित वर्ग में की गई है उन्हें किसी भी हालत में पदावनत नहीं किया जाए। फिर भी राज्य में राजस्थान पुलिस सेवा से पदोन्नत हुए अधिकारियों को पदावनत कर इस दलित समाज का अपमान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक वर्ष चयन के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वरिष्ठता के आधार पर अन्य कल्ला जी प्लीज। ये ट्रांसफर बिजनेस चल रहा है सदन के अंदर। कल्ला जी को नहीं कह रहा सदस्य, ये ट्रांसफर बिजनेस मत चलाओ भाई, सदन के अंदर मत चलाओ। बिराजो प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रत्येक वर्ष चयन के लिए सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वरिष्ठता के आधार पर अलग अलग वरिष्ठता सूचियां तैयार की जावे। लेकिन इस समिति की यह सिफारिश भी नहीं मानी गई। अगर राज्य में इस सिफारिश के अनुसार वरिष्ठता सूचियां अलग अलग तैयार कर दी जाती है तो आज राज्य में सामान्य वर्ग के लोगों को अदालतों में वरिष्ठता को चुनौतियां नहीं दी जा सकती। जिसने सिफारिश के अनुसार वरिष्ठता सूचियां अलग अलग तैयार कर दी जाती तो आज राज्य में सामान्य वर्ग के लोगों को अदालतों में वरिष्ठता को चुनौतियां नहीं दी जाती, जिससे न केवल राज्य सरकार बल्कि अदालतों का भी समय बचाया जा सकता था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने समय समय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया है कि राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के करीब 60,000 पदों का बैकलॉग चला आ रहा है, लेकिन इसे भरने के संबंध में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की आज तक पालना नहीं की गई है, जिससे इस वर्ग में सरकार के प्रति निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार को इस वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री ज्ञानचंद जी पारेख। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में नगरीय विकास विभाग द्वारा पाली शहर में आवास हेतु कोई भी बजट उपलब्ध नहीं कराया गया है। वर्ष मार्च 2000 में 1,20,00,000 की राशि अपना मकान बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई थी, परंतु उसके बाद मार्च 2001, मार्च 2002 में एक भी पैसा आवास ऋण हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया है। पिछले 2 वर्षों में सैकड़ों लोगों ने अपना मकान बनाने अथवा उनका नवीनीकरण करने हेतु इस उम्मीद के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन किया था कि उन्हें दूसरी वित्तीय संस्थाओं से कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाएगा और इसके लिए उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग से भवन निर्माण स्वीकृति सहित अन्य औपचारिकता भी पूरी की थी, परंतु राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन नहीं किए जाने के कारण इन ऋण आवेदकों को अपना मकान बनाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मान्यवर, पिछले 2 वर्षों से पाली जिला कलेक्टर कार्यालय में जो ऋण आवेदन लंबित हैं और उनमें जिनकी समस्त औपचारिकता पूर्ण हो गई हैं एवं ऋण प्राप्त करने हेतु पात्र भी हैं, उनके लिए बजट आवंटन कर ऋण उपलब्ध कराने की कृपा कराएं। डॉक्टर रघुवीर सिंह। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम
295 के अंतर्गत ग्राम पवाना राजपूत तहसील कोटपुतली गांव में खनन कार्य रोकने एवं गैर मुमकिन पहाड़ एवं चारागाह को आबादी में परिवर्तित किए जाने हेतु मान्यवर तहसील कोटपुतली में ग्राम पवाना राजपूत में ग्रामवासी खनन कार्य से त्रस्त हैं। इस गांव के समीप ही पहाड़ी में पत्थर रोड़ी हेतु खनन किया जाता है। इस पहाड़ी के तल में बसी आबादी से 55 मीटर ऊपर पत्थर की खानों में दिन भर विस्फोट किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। यह प्रकरण जिला अभाव अभियोग समिति जयपुर में भी उठाया गया, लेकिन वहां खनन विभाग के उत्तर में कि खान आबादी से 55 मीटर दूर है के आधार पर ड्रॉप कर दिया गया, किंतु मान्यवर उपरोक्त 55 मीटर की दूरी आबादी के ऊपर की ओर है, जिससे विस्फोट के बाद पत्थरों का रुख आबादी की ओर ही होता है और कई बार पत्थर गांव में आए भी हैं। किसी भी समस्या को मात्र सिद्धांतों के आधार पर कि यह निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था, व्यवहारिक दृष्टि से उसके परिणाम पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वैसे भी यह खान तथा इलाका गैर मुमकिन पहाड़ तथा चारागाह में स्थित है। इसी दहशत के फलस्वरूप पंचायत ने प्रस्ताव भी पास किया हुआ है कि खसरा नंबर 67 को जो 2 हेक्टेयर भूमि आबादी से सटी हुई है तथा गैर मुमकिन सवाई चक में है को आबादी किस्म में परिवर्तित कर दी जावे, ताकि इस क्षेत्र में खनन भी न हो सके और आबादी भी महफूज रह सके। यह प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को पंचायत द्वारा भेजा जा चुका है। मैं इस ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्राम पवाला राजपूत के खसरा नंबर 67 को 2 हेक्टेयर भूमि को आबादी से सटी हुई है को आबादी भूमि में परिवर्तित कर दी जावे। आशा है प्रशासन शीघ्र कार्रवाई कर दुखी जनता को राहत प्रदान करेगा। धन्यवाद। श्री ज्ञानदेव ओझा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में औषधियों उपलब्ध करवाने हेतु एवं स्टाफ के खाली पद भरने के क्रम में मान्यवर उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ जिला अलवर में सरकार द्वारा पिछले 4 वर्ष से भारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हुआ है। क्षेत्र में मात्र 2 रेफरल अस्पताल हैं जो पिछली भाजपा सरकार के समय खोले गए, साथ ही मात्र 11 स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, यह भी पिछली सरकार ने ही स्थापित किए थे। वर्तमान सरकार को क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, इन अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की भारी कमी है। रेफरल अस्पताल रामगढ़ एवं रेफरल अस्पताल गोविंदगढ़ में कोई महिला चिकित्सक नहीं है। इन दोनों रेफरल अस्पतालों में सहित बड़े 2 और 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, नौगावा एवं मुबारकपुर, यहाँ भी लेडी डॉक्टर नहीं हैं। इसके अलावा भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्टाफ के कई स्थान रिक्त हैं। सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि इन अस्पतालों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त औषधियाँ भी उपलब्ध नहीं है। जनता आकर जाए तो जाए कहाँ, जरा यह सरकार बताए तो सही। विपक्षी विधायकों के साथ भला या अन्याय क्यों? यह जनता क्या राजस्थान की नहीं है? यहाँ रामगढ़ में क्या मनुष्यों की बजाय तीतर बटे रहते हैं? अतः नियम 295 के अंतर्गत विनम्र निवेदन है इस सरकार से यह है कि कृपा कर मेरे क्षेत्र में स्टाफ, डॉक्टर एवं औषधियों की व्यवस्था शीघ्र करने का एवं करवाने का कष्ट करें। श्री राजेंद्र राठौड़। के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव। मैं विधानसभा के नियम प्रक्रिया को नियम 295 के अंतर्गत जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक मंत्री जी का ध्यान चूरू शहर की पूर्व में स्वीकृत महत्वाकांक्षी ड्रेनेज योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, चूरू में KFW जर्मन सरकार के सहयोग से लगभग 9 अरब की पेयजल हेतु आपनी योजना के नाम से योजना बनी हुई है। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में चूरू शहर के गंदे पानी के निकास की योजना भी सम्मिलित थी। वर्ष 1999-2000 में चूरू में एक ड्रेनेज योजना हड़कों के सहयोग से 2.64 करोड़ की लागत से बनी। कांग्रेस सरकार के आते ही राजनीतिक आधार पर उक्त महत्वाकांक्षी ड्रेनेज योजना में हुड़कों को ऋण के बदले में दी गई सरकारी गारंटी वापस ले ली गई, जिसके कारण उक्त योजना हड़कों द्वारा रद्द कर दी गई। महोदय, चूरू जिला मुख्यालय की आबादी वर्तमान में 1.25 लाख है तथा गंदे पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण नीचे के इलाकों में हमेशा गंदा पानी भरा रहता है, जिसके कारण चूरू की आम जनता का जीवन नारकीय हो रहा है। अतः मैं आपसे मांग करता हूं कि चूरू शहर की ड्रेनेज योजना जो पूर्व में आपनी योजना का अंग थी
उन्हें अपनी योजना में सम्मिलित किया जाए तथा अपनी योजना के अंतर्गत चूरू शहर के गंदे पानी के निकास हेतु ड्रेनेज रोड का तत्काल प्रारंभ कराई जाए। श्री रमजान खां। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रक्रिया के कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विषय उल्लेख द्वारा ग्राम भावता की पेयजल समस्या के संबंध में महोदय निवेदन है कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भावता में पेयजल की विकट समस्या बनी हुई है। भावता गांव में पिछले 126 वर्षों से अजमेर शहर को पेयजल हेतु जलदाय विभाग 17 कुएं खोदकर पानी सप्लाई करती आ रही है, जिससे इस गांव के तथा आसपास के सभी कुएं बावड़ियां सूख गई है। 126 साल से सूख गई है। हैंडपंपों में भी अब पर्याप्त पानी नहीं बचा है, जिससे 3000 की जनसंख्या की आबादी वाले ग्राम भावता की जनता को पीने का पानी मिलने में भारी कठिनाई पैदा हो रही है। मजबूर होकर ग्रामवासियों ने, विशेषकर औरतों ने, पिछले 7 दिन से लगातार रात दिन धरने पर बैठी हुई हैं और आंदोलन कर रही हैं। ग्रामवासियों की मांग है कि ग्राम आंबा के पास ट्यूबवेल खुदवाकर गांव को तत्काल पानी मुहैया करवाया जाए तथा जलदाय विभाग द्वारा ये लिखित में वायदा करे कि भविष्य में भावता से अनंतर पानी सप्लाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अजमेर शहर को बिसलपुर योजना से पर्याप्त पेयजल हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है। यदि 3 दिन के भीतर गांव की जनता की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और गति पकड़ेगा और गांव के स्थान पर अजमेर में जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर अनिश्चित काल के लिए औरतें धरने पर बैठ जाएगी। अतः मेरा आपके माध्यम से जलदाय मंत्री जी से निवेदन है कि भावता गांव की पेयजल समस्या के निदान के लिए ग्राम आंबा के पास तत्काल ट्यूबवेल खुदवाई जाए तथा भविष्य में इस गांव से अजमेर शहर को जल सप्लाई हमेशा के लिए बंद कर दी जाए, क्योंकि पिछले 126 वर्षों से इस गांव का जल दोहन हो रहा है। इसलिए इस गांव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। गुलाब वगैरह, खेती वगैरह तो सब नष्ट। मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 126 साल से इस गांव का जल दोहन होकर के अजमेर शहर को पानी दिया जा रहा है। इसकी गुलाब की, गेहूं की, माननीय उपाध्यक्ष महोदय हो गई है। अब इसको तत्काल इस पानी को हमेशा के लिए अजमेर को बंद कर दिया जाए, क्योंकि अजमेर में तो बिसलपुर पानी से पानी पर्याप्त रूप से आ रहा है और इस गांव की पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल ट्यूबवेल खोद के गांव को पानी अवेलेबल करवाया जाए, यही निवेदन है। धन्यवाद। कह दिया ना आपने पहले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी और सदन का ध्यान पर्ची के माध्यम से 14 तारीख को मुहर्रम के त्यौहार और उससे संबंधित कई पेचीदगियों की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इराक के शहर कूफा में 2 नदियां थीं, दजला एवं फराज, और वहां एक तानाशाह बादशाह था। माननीय सदस्य, आप तो व्यवस्था बोल रहे हो, इतिहास थोड़ी सुना रहे हो। उस पर ही बता रहा हूँ साहब, भूमिका बनानी तो पड़ेगी। आखिर मुहर्रम क्यों होता है, वो सब जानते हैं। कोई नहीं जानता। एक सदस्य बता दे कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, मेरा पूरे सदन में से एक आदमी बता दे। माननीय सदस्य प्लीज। मैं बहुत संक्षिप्त में। आप विराजे। हाँ, एक आपकी बात नहीं कर रहा, सब जानते हैं। आप विराज करते हो। माननीय सदस्य प्लीज। बता। माननीय राजा जी, आप पहले सुनिए। माननीय उपाध्यक्ष मेरी बात सुनिए पहले। आप यहाँ पर मुहर्रम की कोई डिबेट नहीं हो रही। डिबेट ऑर्डर। आप पर्ची दी आपने मुहर्रम की व्यवस्था के संबंध में, आप व्यवस्था पर बोलिए। व्यवस्था पर ही बोल रहा हूँ सर। बोलो। तो कुफा शहर की जो 2 नदियां थी, वहाँ यजीद एक बादशाह था, वो पानी नहीं लेने देता था। उस
पानी दिलाने के लिए अन्याय के खिलाफ जो न्याय की लड़ाई हजरत इमाम हुसैन ने, जो हजरत अली के बेटे थे, उन्होंने लड़ी, उसकी याद में ये ताजिए निकलते हैं। आज स्थिति ये हो गई कि दोनों तरीके के लोग राजस्थान प्रदेश में माननीय उपाध्यक्ष महोदय हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व भी है कि एक तरफ माननीय चूरू से आने वाले राजेंद्र राठौड़ जैसे सेकुलर दिमाग के लोग भी हैं, जो चूरू में हर मुहर्रम पर स्वयं भी छबील लगाते हैं, प्याऊ लगाते हैं, और जो अच्छे ताजिए निकलते हैं उन ताजिएदारों को इनाम देने का और पुरस्कार और शील्ड देने का काम भी करते हैं। लेकिन इस प्रदेश में ऐसे असामाजिक संगठन भी हैं जो ताजिए और मुहर्रम निकालने का विरोध करते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये परंपरा चल रही है, लेकिन आज भी मुझे ये बात कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैं परसों था। अरे नाम तो बता दो, कौन से लोग हैं वो? अभी भाई राजा साहब, आपके मुसलमान विरोध नहीं करे, ये कहो उनको। हिंदू कोई विरोध नहीं करता है। ये मदद बिलावल और ज्ञानदेव आहूजा दोनों करते हैं। मुसलमान है वो 2-3 जो अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता है वही विरोध करते हैं। कोई विरोध नहीं करता मुसलमान। अच्छा ठीक है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अजमेर जिले में जैसे ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़, परसों में ब्यावर में था। ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद ने 12 तारीख से बेमियादी बंद का आह्वान किया है और जिस स्थान से मुहर्रम निकलते हैं वहां पर धरना देने की योजना बनाई है। ये कहीं गंगापुर जैसी स्थिति वापस नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस तरीके के संवेदनशील क्षेत्र हैं, अजमेर जिले में ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़, सीकर का फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू जहां से मैं 1990 में चुनकर आया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1990 से आज तक वहां करबला का मामला आपके पास पेंडिंग पड़ा है। वहां के लोग कल भी मेरे पास आए थे, आज उस मामले को क्यों नहीं सुलझाते हैं? वहां हमेशा जब भी मुहर्रम का दिन आता है वहां इस तरीके का तनाव रहता है, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति रहती है। इसलिए मेरे आपसे यह भी निवेदन है कि उस स्थिति का फैसला भी आप आज और कल में 14 तारीख से पहले करें। चूरू में सुजानगढ़ और लक्ष्मणगढ़, भीलवाड़ा में आसींद और गुलाबपुरा, आपके दौसा और पाली जिले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय रायपुर क्षेत्र के अंदर चतरपुरा एक गांव है। आशिंद के लिए जो कहा है सरासर झूठ है। आशिंद में ऐसा कुछ नहीं, आशिंद में हम साथ रहते हैं, साथ होकर निकलते हैं। ये बात आपने जहाँ मुहर्रम निकलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा आप गड़बड़ कर रहे हो। रायपुर तहसील का चतरपुरा गांव है, वो चतरपुरा और विशालपुरा में चैलेंज दे दिया है कि हम मुहर्रम नहीं निकालने देंगे। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, माननीय गृह मंत्री जी, कि आप वहाँ व्यापक सुरक्षा के प्रबंध करें और ये मुहर्रम निकलवाने का काम करें। मालपुरा है टोंक जिले में, सवाई माधोपुर व्यवस्था होना चाहिए, व्यवस्था हमारी सरकार की। मेरी बात तो पूरी हो जाने दो, बीच बीच में खड़े होते हो। सवाई माधोपुर में मैं बधाई देना चाहता हूं सदन के माध्यम से गंगापुर के लोगों को कि गंगापुर में पिछली बार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने वहां जो आगजनी और उदम मचाया था, आज वहां के मुसलमानों ने शांति स्वरूप तरीके से तय कर लिया कि अब क्या मुहर्रम नहीं निकालेंगे, वहां किसी तरीके की कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं मिले। इसी तरीके से नागौर, बीकानेर और दूसरी जो जगह है, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से इतना आश्वासन दूंगा कि जहाँ भी आपको इस तरीके की आशंका है, बंदोबस्त के नाम पर के साथ ये जुलूस निकालने का काम करावें। ये संकीर्ण मानसिकता के लोग मुहर्रम निकलने देते हैं, न अपने मोहल्लों से दलित मूलों की बारात तुम्हारी तो मानसिकता साफ है, बात कह रहे और हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। यदि हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास किया, विश्व हिंदू बजरंग दल पर आरोप लगाने का प्रयास किया, इसका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल अंत में ये निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये मुहर्रम ही नहीं निकलने देते। इनकी संकीर्ण मानसिकता तो ये है कि अपने इलाकों से ये दलित मूलों की बात भी नहीं निकलने देते। इस तरीके का भी काम ये लोग करते हैं। माननीय गृह मंत्री महोदय, आप सदन को आश्वस्त करो कि आप कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होने दोगे, पुख्ता बंदोबस्त
बस करके मुहर्रम निकालने दोगे? कुछ मुस्लिम और सामाजिक उपाध्यक्ष महोदय हमला करने की योजना बना रखी है। मेरा निवेदन है अगर से आगे वाले निकले खुशालपुरा में कल ही कलेक्टर और एसपी को मैंने भेजा है, दोनों के बीच में वार्ता चल रही है। आज डीआईजी और कमिश्नर को भी भेजा है। जहां जहां पर भी इस तरह की स्थिति है सरकार के ध्यान में है और सरकार सचेत है, इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे और कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे। जहां तक दूसरों का सवाल है, ये मामला काफी दिनों से विचाराधीन चल रहा है। राजस्व विभाग ने जमीन अलॉट की थी नगर पालिका को, उसके संबंध में कोई छोटा मोटा विवाद है, लेकिन वहां भी समय पर 15 तारीख को निकलता है शायद मुहर्रम, उसकी हमने पूरी व्यवस्था कर ली और सरकार के ध्यान में सारी चीजें हैं। श्री सुरेंद्र व्यास टावर में भी उसी तरह से की जाएगी। बात खत्म हो गई है। मैं इसको बहस में नहीं डाल करके, सरकार जागरूक है, सब इंतजाम अपने आप कर लेगी। ऐसी बहस को इजाजत दे करके इसको रवानी देनी चाहिए। मेरा ये निवेदन करना। उपाध्यक्ष महोदय, जवाहर नगर सेक्टर 6 है 44, यहाँ के रहने वाले एक जवान आदमी विजय परनामी ने आत्महत्या कर ली। 5 साल की उनकी लड़की है, 8 साल का लड़का है। आत्महत्या करना निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन वो क्या है कि एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे ये काम करते थे। 50,000 रुपये उससे कोई उधार लिए इन्होंने और वो 7 लाख रुपए उससे वसूल कर चुके। ये भी एक क्राइम है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आप आश्चर्य करेंगे कि 2 थाना प्रभारी गृह मंत्री जी इसमें शामिल है। थाने प्रभारी 2 उसके घर पे गए जनवरी के महीने के अंदर, 6 लाख रुपए उठा के एक दफ़ा ले गए। जब वो थाने में रिपोर्ट करने गया तो वो सूदखोर जो उससे पैसा लेता था वो मौजूद था वहाँ पे। और मैं गृह मंत्री जी आपको बहुत जिम्मेदारी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक मसला नहीं है, ये एक बहुत सामने आ गया आपके, बाकी ये रोजाना का काम है कि आपके पुलिस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है, भगा देती है। यहाँ विधानसभा के अंदर बार बार ये सवाल आता है और आप खड़े होकर के ये जवाब देते हैं कि नहीं उसके अंदर FIR दर्ज करा दी, कार्रवाई हो जाएगी। ये आप कभी नहीं कहते हैं जिस व्यक्ति ने जो इस बात के लिए जिम्मेदार था कानून के अंतर्गत कि यदि तथ्य कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को रजिस्टर करना चाहिए था और नहीं करता उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और सिविल मैटर्स के अंदर आपकी पुलिस इंटरवीन करती है। ये एक बहुत ही निंदनीय स्थिति है। और मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लीपापोती आप हमेशा करते हैं, जो आपका एक तरीका है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर देंगे। कोई पुलिस के अंदर इस प्रकार की ग्लेरिंग निग्लेक्ट और क्रिमिनल कल्पेबिलिटी अगर किसी की पकड़ी जाती है उसके बावजूद भी आप कार्रवाई नहीं करते। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आज ये आदमी अकेला नहीं बर्बाद हुआ, इसके साथ में कई लोग तो बर्बाद हुए हैं। ऐसे कई किस्से हैं और लोग डर के मारे, क्यों पुलिस मिली हुई है, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हैं, नाम नहीं बताते हैं। और ये पूरे जयपुर शहर में नहीं है, राजस्थान भर के अंदर पुलिस का रवैया है। मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय सदस्य, विल यू काइंडली इंश्योर, अरे माननीय सदस्य आप बैठ के बात कर लो ना, थोड़ा बहुत तो इनको समझाओ सदन में किस तरह बैठ के बात कर लो। माननीय, अभी मदन दिलावर जी जो भाषण दे रहे थे वो आपको बहुत कर्णप्रिय लगा होगा, बहुत सुहावना था, आप चुपचाप सुन रहे थे और किस प्रकार से प्रजातंत्र के नियमों पर हमला हो रहा था, किस प्रकार से के ऊपर सामाजिक तत्वों को होकर के सब कुछ सुन रहे थे। यहाँ सामाजिक तत्वों को रोकिए ताकि हिंदू समाज को अपमानित न करे। सामाजिक तत्व इस हिंदू समाज को अपमानित न करे। अरे भजन कीर्तन होते हैं तो भजन कीर्तन होते हैं तो बेदर्द करता है, वंदे मातरम का नारा लगाते तो बेदर्द करता है। क्या बात कर रहा हो, हाउस में बैठे हो क्या? प्रस्ताव लो, प्रस्ताव लो। बार बार कहने के बाद भी ये इस तरीके की बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वाले लोग हैं, हमें तेरे से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। खड़े होकर के क्या किसको सर्टिफिकेट
सुनिए सुनिए आप कैसे अनुशासन रखोगे? आप सदस्य विराजिए, आप विराजिए। मालूम ही नहीं है। कहलवा दो आप, आप कहलवा दो। आप बना नहीं सकते, लड़ाई बहुत है। विराजिए प्लीज। ऐसा मोहर्रम की बात करने वाले माननीय सदस्य, लेकिन इनमें से किसी ने भी ये कहा कि बांग्लादेशी नागरिक जो हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पड़े हुए हैं, उनके बारे में इन्होंने कहा कि देशभक्त बनते हैं, तो ये देशभक्त बनते हैं तो उनके बारे में क्यों नहीं रखते? एक तरफा बात क्यों रखते? महाराजा जी ज्यादा दोष मत खाओ प्लीज। मैं बड़े संसदीय शब्दों में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को कंडेम क्यों नहीं करते? इन्होंने कभी गौ हत्यारों को कंडेम किया है क्या सदन में? कभी इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को कंडेम किया है क्या? कभी बांग्लादेश नागरिकों को कंडेम किया है क्या? और अगर मदन दिलावर जी ने कह दिया तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या करता है? को है ये इस तरह के शब्द हाउस में बोलना इतना बड़ा गुनाह है। एक मिनट आप माननीय सदस्य, किसी कीमत पर आपकी भाषा का यहाँ पर ये उपयोग हुआ मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। नहीं आपको ये होगा, आप सड़क पर नहीं बोल रहे हैं, आप असेंबली में बोल रहे हैं। नहीं कतई नहीं, आप कह दो किसी गर्दन मरोड़ देंगे, कोई गर्दन मरोड़ रहा है, कौन कह रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद? कौन कह रहा है हिंदुस्तान मुर्दाबाद? देश का रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तान का बेटा है। रखना पड़ेगा। भारत माता का सपूत है, किसी को आरोप लगाना गलत है। जब तक जिंदा नहीं होगा, आप अपना संयम रखिए। कौन मुर्दाबाद करें, टॉलरेट नहीं करेंगे। मैं निवेदन कर रहा था गृह मंत्री जी से कि आप अपने पुलिस फोर्स को इस बात के लिए रोकिए, मकान खाली कराना, पैसे वसूल करवाना, ये पुलिस का काम है। और आप ये सदस्य प्लीज, आप क्या बोले? और आप बैठिए, हो गई ना बात बहुत। हम एक नंबर के अखबारों में छपती है, कभी मुख्य सचेतक के लिए कुछ कह देते हैं, कभी पर्यटन मंत्री के लिए कह देते हैं। हम रोज हमारे हम माननीय उपाध्यक्ष महोदय हम किस को सफाई दे रहे हैं? अब मैंने कह दिया ना जो कहना था। जो नहीं, और क्या चाहिए आपको? रोज कार्रवाई में आ जाती है। विराजिए प्लीज। क्या बात है ये? अन्य सदस्य विराजिए, आप विराजिए, समाप्त हो गया बात। आप विराजिए प्लीज। चाहे जो बोल जाए, आप विराजिए प्लीज। आखिर ये है क्या सारे वफादार? हम वफादार नहीं है, इस देश के वफादार हमारे से ज्यादा नहीं है ये। माननीय सदस्य प्लीज। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहता हूँ कि आपके ये दोनों थाना प्रभारी दो जुर्म किए इन्होंने। एक तो जनवरी के महीने के अंदर जाकर के उस सूदखोर से जिसको कर्जा ले रहा था उसके साथ जाके पैसे लेकर के आए 1,60,000 रुपए। तो ये सीधी रोबेरी हुई है नहीं हुई? और दूसरा, एबेटमेंट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? जब सुसाइड किया उसने तो एबेटमेंट का ऑफिस लगेगा नहीं लगेगा इनके खिलाफ? और तीसरा, इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की उस थाना प्रभारी ने। मैं ये निवेदन कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय कि इन सब तथ्यों को, ये बड़े गंभीर तथ्य है, इन सब तथ्यों को आप आज कल जब भी आपको सब आप इकट्ठा करके सदन के अंदर एक वक्तव्य दें, इस सदन को जानकारी देने की कृपा करें कि आप ये तथ्य कहाँ तक सही है नहीं है, और आपको फिर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो है कि इसको देख लेंगे उससे पार नहीं पड़ेगी। पूरे समाज के अंदर बहुत बड़ा विकार फैल रहा है, और आप अगर कोई एक्शन लेंगे तो ये डेटरेंट एक्शन होना चाहिए आपका। उससे आने वाले समय के अंदर दूसरे लोगों के अंदर इसका प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ गृह मंत्री जी इसकी गंभीरता को समझेंगे। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ, इस पर स्टेटमेंट अवश्य आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज चर्चा हो गई उसके बाद आप ये सदन को आपको जानकारी देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। मालपुरा से आने वाले माननीय जो चिंता जाहिर की, उसमें तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कोई दोषी अधिकारी पाए गए तो उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी, केवल तबादले की बात नहीं करेगी। लेकिन 2 थाने सब इंस्पेक्टर के नाम का जिक्र आपने किया, वो कहाँ के हैं, किस थाने के हैं, ये उसमें आपने नहीं बताया। मेहरबानी करके बताया तो मैं इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकूँ। मैं गृह मंत्री जी उनका नाम और पता नहीं जानता। मैं ये जानता हूँ कि मालवीय नगर का थानेदार होगा, मालवीय नगर का रेजिडेंट है वो। जिस आदमी उसके पुलिस स्टेशन का नाम तो होगा तो सर, मालवीय नगर में तो आप मालूम कर लेंगे गृह मंत्री जी कौन सा पुलिस स्टेशन है, क्योंकि मालवीय नगर में सेक्टर 6 और खे 44
ये यहाँ उसका मकान है, और इस मकान के ऊपर जाके उन्होंने रोवे किए, तो एक मुलजिम तो पकड़ में आ ही जाएगा। सेक्टर 6 एक मुलजिम तो पकड़ में आ ही जाएगा, और फिर वो तो आपके पुलिस ही दूसरे मुलजिमों का नाम मालूम कर लेती है, तो असल प्रभारी पकड़ में आया दूसरे 4 का नाम बता देगा, वो एड्रेस बता दिया। और हो सकता है जो कोई ऊपर के अफसर का इशारा हो, दो अगर प्रभारी जाते हैं तो हो सकता है कोई ऊपर का अफसर को, मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, पर आप कार्रवाई करेंगे ऐसी, और ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। श्री मदन दिलावर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा शहर में कल भीड़ भाड़ इलाके में जो बहुत व्यस्ततम क्षेत्र है उसमें वहाँ पर ओम सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप है, उसके 2 कर्मचारी बाबूलाल और प्रहलाद सुबह 10 बजे के लगभग पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल बिक्री के 3,80,000 रुपये लेकर के एरोड्राम स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा कराने के लिए जा रहे थे। जो एरोड्राम चौराहे के वो पेट्रोल पंप की परिसर से बाहर निकले ही थे तो ही एक मोटरसाइकिल आई जिसके नंबर है जिसका मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर RJ20 9M 9337 थे। इन्होंने आकर के उस स्कूटर को टक्कर मारी और स्कूटर पे जो 2 कर्मचारी थे वो गिर गए। उस मोटरसाइकिल में 3 लोग सवार थे। एक व्यक्ति तो उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट किए रखा, 2 कर्मचारी उतरे, 2 लोग उतरे और उन्होंने बाबूलाल जिसके हाथ में 3,80,000 का थैला था उसके रिवॉल्वर टेक दी और टेक करके 3,80,000 का थैला छीन लिया। उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि थैला न छीने, परंतु उसमें सफल नहीं हुए और वह मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग उस एरोड्राम चौराहे से जो भीड़ भाड़ व्यस्ततम चौराहा है वहाँ से उसको लेकर के भाग गए। श्रीमान, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये ओम सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऐसा नहीं कि सुनसान और बहुत भीड़ भाड़ इलाका है वाला इलाका है। पास में पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के पास से ही कोई इस प्रकार की वारदात करके चला जाए और ये लुटेरे पकड़े न जाएं, ये आश्चर्य की बात है। मेरा निवेदन इतना ही है इस सरकार से कि जो लुटेरे लूट करके भागे हैं उनको तुरंत पकड़ी जाए। हाड़ौती में इस प्रकार की पेट्रोल पंप की लूट की घटना ये पहली नहीं है। कई बार इस प्रकार की घटना, दर्जनों घटनाएं हो चुकी है, लेकिन अधिकतर मामलों में लुटेरे पकड़े नहीं जाते हैं। जबकि जिनका थैला लूट कर ले गए 3,80,000 रुपया, उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर बता दिया है, मोटरसाइकिल कौन सी थी वह बता दी है। सारा कुछ बताने के बावजूद भी अभी तक उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई है और इससे वहाँ के लोग काफ़ी दहशत में, कोटा शहर के किस प्रकार की रोज़मर्रा की घटनाएं रोज़ हो रही है, इससे पूरा कोटा शहर ही नहीं संपूर्ण हाड़ौती दहशत में है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि तुरंत इन लुटेरों को पकड़ करके इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और 3,80,000 रुपये लेकर भागे हैं उनको बरामद करे, ऐसा मेरा निवेदन है। श्री संयम लोढ़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान उस समाज विरोधी अपराध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके संबंध में ठोस व्यवस्था करने के लिहाज से पिछले 54 साल से कोई प्रयास नहीं हुए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज में तेजी से धनी बनने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। हर व्यक्ति एन केन प्रकारेण अधिक से अधिक धन अर्जन करना चाहता है, लेकिन एक लोक कल्याणकारी सरकार शासन का दायित्व भी है कि अगर आम आदमी उसमें शोषण का शिकार हो रहा हो तो वो उस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करे और कार्रवाई करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन और स्वचालित मशीनें आ गई है
और पूरे राजस्थान में इस तरह के जुआगर खुल गए हैं जिसके अंदर राजस्थान का आम आदमी अपनी न केवल मेहनत की कमाई का धन बर्बाद कर रहा है बल्कि धनी बनने की चाह में अपने मासूम बच्चों का दूध छीन रहा है, अपने परिवार का निवाला छीन रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न केवल जयपुर में बल्कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गृह नगर जोधपुर में इस तरीके के अवैध जुआगर खुल गए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन और स्वचालित मशीनों के जरिए नंबर लगाकर जुआ खिलाया जा रहा है। इसमें जो अंक लगाते हैं और वो अंक अगर लगता है तो उसका 5 गुना अधिक रकम का भुगतान किया जाता है और नहीं तो वो पैसा उस जुआगर चलाने वाले की जेब में चला जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के एसपी ने इस दिशा में कार्रवाई करने का प्रयास किया। उन्होंने ऐसे स्थान पर छापा लगाने के लिए वारंट भी इशू किया, छापा भी लगाया गया और जुए खेलते हुए 23 लोग पकड़े भी गए। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारा राजस्थान सार्वजनिक ध्रुत अध्यादेश, उसमें कमियां होने की वजह से पुलिस आज उस सब गतिविधि को रोकने में अक्षम पा रही और मोबाइल सेवा आने के बाद में जो एसटीडी पीसीओ के केंद्र खुले हुए उनकी आय में कमी आई है और आज वो एसटीडी पीसीओ के केंद्र तेजी से इस ध्रुत कीड़ा के केंद्र के रूप में बदलते जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान राजस्थान सार्वजनिक ध्रुत जुआ अध्यादेश 1949 की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। कितना अफसोस और खेद का विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि इन 54 सालों में जुए जैसे गंभीर अपराध, समाज विरोधी अपराध को रोकने की दिशा में, अधिनियम लाने की दिशा में नहीं सोचा गया और सिर्फ अध्यादेश के जरिए काम चलाया जाता रहा। और वो अध्यादेश कितना कमजोर है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जो लोग ऐसी प्रवृत्ति का संचालन करते हुए पकड़े जाते हैं, खेलते हुए पकड़े जाते हैं, कुछ रुपयों का जुर्माना करके छोड़ देते हैं। और सच्चाई तो ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में ये जुए की प्रवृत्ति पुलिस अधिकारियों की अवैध कमाई का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी हुई है। पूरे राजस्थान के अंदर पुलिस खुद इन गतिविधियों का संचालन करती है, इसका संरक्षण करती है और जो भी अधिकारी लगे हुए हैं वो उन जुआ संचालकों को कहते हैं हर महीने कि 2-5 मामले हमारे पास भेज दो। वही जुआ चलाने वाला 5 आदमी भेज देता है, उसको पकड़ लेते हैं और कुछ रुपए का जुर्माना करके छोड़ देते हैं। और पूरे राजस्थान में ये जुए की प्रवृत्ति इसी तरीके से चल रही है और राजस्थान का आम आदमी, राजस्थान का गरीब आदमी इस प्रवृत्ति की वजह से शोषण का शिकार हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने इन 4 वर्षों में अनेक अभिनव फैसले किए, अनेक अभिनव कानून बनाए और राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी सुविधा के लिहाज से अनेक प्रावधान करने की चेष्टा की। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो विधानसभा के इसी सत्र में राजस्थान सार्वजनिक दूध जुआ अध्यादेश 1949 में कुछ संशोधन लाए। मेरा सुझाव है कि धारा 241 में जोड़ा जावे ऐसी इलेक्ट्रॉनिक या अन्य स्वचालित मशीन या संसाधन जो कई अंकों या शब्दों या चिन्हों से प्रदर्शित होता हो, किसी भी तरीके से चालित कर इन 2 या 2 से अधिक अंक या शब्द या चिन्ह में से एक अंक या शब्द या चिन्ह के जरिए बाजी अथवा दाव अथवा पद्म लगाकर लाभ या हानि होती हो। इसी तरीके से धारा 3 में मैं निम्न संशोधन के सुझाव देना चाहता हूं। क, प्रथम अपराध के लिए 1 वर्ष का कारावास अथवा 5,000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों तरफ की सजा। ख, दोबारा अपराध के लिए 2 साल का कारावास अथवा 10,000 रुपए का जुर्माना अथवा 5,000 रुपए जुर्माना और 1 वर्ष की सजा। ग, तीसरी बार अथवा बाद के अपराध के लिए 2 साल का कारावास। बिना वारंट से गिरफ्तार करने का भी इसमें प्रावधान किया जाए और इसे संज्ञेय अपराध माननीय उपाध्यक्ष महोदय माना जाए। धारा 4 में मैं ये संशोधन प्रस्तावित करता हूं कि सजा 5,000 रुपए जुर्माना अथवा 1 वर्ष का कारावास। धारा 13 में मैं संशोधन प्रस्तावित करता हूं, सजा आर्थिक जुर्माना 5,000 रुपए से अधिक का नहीं होगा अथवा ऐसी अवधि के साधारण अथवा कठिन कारावास से जो 1 साल से अधिक का नहीं होगा, दंड नहीं होगा। ये सब तो होम डिपार्टमेंट की बहस जब डिस्कस कर लेना, आप जो
ज़्यादा अच्छा रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो पार्टी पर निर्भर करता है कि वो होम डिपार्टमेंट की डिमांड पर किसको बोलने का अवसर दे। मेरे दिमाग में ये लगातार बात रही है और आप भी स्वयं भली भांति अवगत है, आपके इलाके में भी ये जुआ इसी तरीके से चलता होगा। इलाके में तो नहीं होता, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया आपने, इसकी बहुत गंभीरता इस बात की, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस गंभीर अपराध के मामले में, समाज विरोधी अपराध के मामले में, राजस्थान के लाखों गरीब लोगों के हितों के मामले में इस संबंध में कोई सदन में कहे। ये इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, बहुत अहम प्रश्न आपने उठाया है, उसको होम डिपार्टमेंट कुछ कहिए तो माननीय गृह मंत्री महोदय कि सरकार इसमें कुछ करेगी कि नहीं करेगी। माननीय गृह मंत्री महोदय, पूरे राजस्थान का आम आदमी शोषण का शिकार हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा। बच्चों को दूध पिलाने की जगह उनका बाप जाके वहां पर जुए की पर्चियां लगाता है, सट्टा लगाता है, इन जुआघरों में जुआ खेलता है, अपने घर में रोटी का प्रबंध करने की जगह इस लत का शिकार रहता है और पुलिस हफ्ता वसूल करती है उनसे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विराजमान सदस्य, युवा के संबंध में जो विचार अभी प्रकट किए गए उसके संबंध में निश्चित रूप से कानून में कुछ कमियां हैं, उसकी वजह से इसमें प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। सही बात है। अब जुआ बंद कहाँ से होगा? और इन्होंने उसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। हम भी चाहते हैं कि समाज में इस प्रकार का कानून बने जिस प्रकार से इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है उन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं मैं उन पर विचार करके गृह मंत्रालय से चर्चा करके कोई निश्चित रूप से कदम उठाने का प्रयत्न करूंगा। माननीय सदस्य, को जुआ खेले तो आप कैसे चर्च ले लोगे? पुलिस ले सकती है क्या? माननीय कोई अपना बेडरूम के अंदर, माननीय उपाध्यक्ष, ये संशोधन की जो बात करें ना, उसके लिए क्या मोड होगा है आपके ध्यान में? दे सकता है और वहाँ रेड की जा सकती है। कैसे क्या पकड़ सकता है आपके बेडरूम में? क्या बात? नियम प्रक्रिया नियम 131 के अंतर्गत श्री मदन जी दिलावर। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड अंता जिला बारा में हुई कथित गंभीर अनियमितताओं के संबंध में माननीय सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूँ। माननीय सहकारिता मंत्री जी। 9 अप्रैल 99 एवं मई 99 की अवधि में वाणिज्यिक खरीद के अंतर्गत राजफेड ने अंता क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड अंता जिला बारा के माध्यम से अंता मंडी में सरसों की 2989 बोरी खरीद की गई। सरसों को वेयर हाउस में रखवाया जाना था, लेकिन वेयर हाउस में जगह नहीं मिलने के कारण 1573 बोरी सरसों अंता कृषि उपज मंडी परिसर स्थित अंता क्रय विक्रय सहकारी समिति के निजी गोदाम में रखी गई। राजफेड के निर्देशानुसार इस गोदाम से माह दिसंबर 99 तक 731 बोरी की डिलीवरी दी जा चुकी थी और शेष 842 बोरी स्टॉक में बची थी। सरसों का स्टॉक तत्कालीन स्टोर कीपर स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह आड़ा के चार्ज में था। दिनांक 15/6/2000 को स्टोर कीपर श्री आड़ा का स्वर्गवास हो गया एवं दिनांक 14/7/2000 को पंचनामा करवाकर गोदाम का माल संभलवाया गया। तब गोदाम में 529 बोरी सरसों की पाई गई। इस प्रकार 313 बोरी सरसों वजन 269.18 क्विंटल, जिसकी कीमत 1600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 4,30,688 रुपये होती है, का स्टॉक कम पाया गया। सरसों स्टॉक कम पाए जाने पर संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ कोटा खंड कोटा के आदेश क्रमांक 6 सरसों समिति अधिनियम 70/2000-3,957/62 दिनांक 31/8/2000 द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी श्री योगेश कुमार पाठक, सचिव कोटा भूमि विकास बैंक लिमिटेड के ने दिनांक 15/12/2000 को कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की
एवं उक्त कार्यालय द्वारा दिनांक सरसों धारा 70/592/596 दिनांक 6/2/2001 के द्वारा जांच परिणाम जारी किए गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार 313 बोरी सरसों की कमी के लिए स्वर्गीय श्री महेंद्र सिंह हाड़ा तत्कालीन स्टोर कीपर के साथ समिति के 4 अन्य कर्मचारी श्री गणपतलाल मालव, श्री मोतीलाल सुमन, श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल एवं श्री जमुनालाल सुमन को दोषी बताया गया। जांच परिणाम के आधार पर राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के तहत प्रकरण उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कोटा के कार्यालय में दर्ज किया गया, जिसमें धारा 74(2) के तहत कार्रवाई जेर कार है। इससे पूर्वी उक्त प्रकरण में श्री महेंद्र सिंह हाड़ा एवं श्री मोतीलाल सुमन को संस्था के प्रशासक द्वारा दिनांक 13/6/2000 को निलंबित किया जा चुका था। उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 12 द्वारा 313 बोरी सरसों के स्टॉक की कमी के बारे में समिति से पूछताछ की गई एवं उनके जांच से स्तर से जांच की जा रही है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण की रिपोर्ट रजिस्ट्रार सहकारी विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 3082/83 दिनांक 22/11/2000 से थानाधिकारी पुलिस थाना अंता को भिजवा दी गई थी, जिसके संदर्भ में थानाधिकारी पुलिस थाना अंता द्वारा दिनांक 7/12/2000 को जांच रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज चाहे गए थे। जांच रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज थानाधिकारी पुलिस थाना अंता को पत्र दिनांक 7/3/2001 के द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए। इसके उपरांत संस्था का ऑडिट संपन्न होकर ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 5/3/2003 को राजफेड से प्राप्त हुई, जिसके उपरांत दिनांक 10/3/2003 को उक्त ऑडिट रिपोर्ट विशेष विभाग द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना अंता को प्रेषित कर दी गई। नवीनतम सूचना के अनुसार थानाधिकारी पुलिस थाना अंता द्वारा इस प्रकरण में FIR दिनांक 10/3/2003 दर्ज की जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ये जांच में दोषी पाए गए हैं और जांच में दोषी पाए जाने के बाद राजफेड के प्रबंध निदेशक ने दिनांक 22/11/2000 को थानाधिकारी अंता को FIR दर्ज करने के लिए रजिस्टर्ड पत्र लिखा है। रजिस्टर्ड पत्र लिखा है 22/11/2000 और इस माह के यानी ये कहना चाहिए फरवरी तक आपकी FIR दर्ज नहीं हुई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 22/11/2000 को पत्र लिखने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो फिर प्रबंध निदेशक द्वारा दोबारा कब पत्र लिखे गए हैं और उन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई है? क्या FIR दर्ज कराना ही पर्याप्त है? विभागीय जांच होने के बाद उनको निलंबित करना आवश्यक नहीं था और निलंबित इन्होंने कहा कि हमने निलंबित कर दिया, परंतु जो मेरे को लिखित जवाब दिया है इन्होंने वो पढ़ा नहीं, इन्होंने उनको बहाल भी कर दिया। इधर तो प्रबंध निदेशक पत्र लिख रहे हैं इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ये 4,30,688 रुपए का गबन करने के आरोपी सिद्ध हो चुके हैं जांच में और ये इधर कहते हैं कि इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, इसलिए हमने इनको बहाल कर दिया। और बहाली नहीं श्रीमान, इनको उन्हीं पदों पर रखा गया। क्या कारण था उन्हीं पदों पर रखा? क्या कारण था बहाल कर दिया गया? क्या ये 4,30,688 रुपए आपने गबन के वसूल कर लिए गए क्या? सरकारी खजाने को इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी उनको अभी तक न तो गिरफ्तार किया है पुलिस ने, न FIR दर्ज की है, न इन्होंने निलंबित किया है। क्या है सरकार ये जनता का पैसा इसी तरह लुटाने के लिए क्या? एक बात और आपने छुपा गए हैं कि इसमें दोषी जो वहाँ के मैनेजर थे वो भी दोषी थे कि नहीं थे?
और जो मैनेजर थे ये क्या डीआर ऑफिस कोटा में इंस्पेक्टर थे कि नहीं थे? ये डीआर ऑफिस कोटा में इंस्पेक्टर थे तो डीआर कोटा ने इनको 12 की क्रय विक्रय सहकारी समिति में इनको नियुक्ति कैसे दी? यदि नियुक्ति देते या उसका ट्रांसफर करते तो या तो रजिस्ट्रार करते या फिर 12 के एआर जो हैं वो करते। एक निवेदन मेरा और है, इसमें जो डीआर है कोटा के, क्या वो दोषी नहीं है? क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके नियमों की अवहेलना करके वहां घोटाला करने का षड्यंत्र रच करके इस सौभाग्यमल नाम के एक डीआर थे उनको वहां भेजा और उनकी देखरेख में सब कुछ हुआ। तो सौभाग्यमल मीणा को क्यों नहीं जांच के दायरे में लिया गया? इसे वहां के व्यवस्थापक को जांच के दायरे में क्यों नहीं लिया गया? और क्या आप उनको निलंबित करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्या मंशा है आपकी? क्या इस सरकार का या जनता का 4,30,688 रुपए का गबन हो गया? ये तो जानकारी में आ गया उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए पता नहीं कितने लाखों रुपए का घोटाला किया होगा जो भी जानकारी में नहीं आया। क्या सरकार ऐसे दोषियों को बचाने का षड्यंत्र रचती रहेगी? मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपको मैं अच्छा मंत्री मानता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आप भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे नहीं। परंतु मुझे लगता है कि आप कहीं कहीं दबाव में हैं और दबाव में आएंगे तो उचित नहीं होगा। माननीय मंत्री जी। उपाध्यक्ष महोदय।